हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज जेई एंड नीट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए, पूरा चैप्टर डिपेंड करता है कि जो हमारी रिएक्शंस हो रही हैं, चाहे कोई सी भी रिएक्शन है, उसकी वो किस रेट पर हो रही हैं, उसी रेट ऑफ रिएक्शन को निकालेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। इसके अलावा और कोई चीज़ें ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह डिफाइंड है, और केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका थीम क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये है द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी को ही बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। अब ये रेट ऑफ जो रिएक्शन है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। एंड मैकेनिज्म ऑफ इट। तो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा आज करेंगे। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोगों ने डेली लाइफ में भी रेट के बारे में सुना होगा। अगर बाज़ार गए होंगे तो पूछा होगा, भाई आलू क्या रेट चल रहा है ना। इस तरह के बारे में, रेट के बारे में आप पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई रिएक्शन है लाइक स्मॉल ए कैपिटल बी लाइक दिस, which is converting into this like this। तो ये जो रिएक्शन हमारी जा रही है, ये जो रिएक्शन हो रही है, इसका अगर हमें रेट निकालना हो तो हम सब जानते हैं क्या चेंज होता है। अगर हम एक कॉनिकल फ्लास्क लें, सॉरी ये तो बीकर है, अगर इसके अंदर हम कोई रिएक्टेंट डालते हैं तो क्या चेंज होगा, क्या बनेगा। तो बेसिकली हम सब जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं वो सब मोल्स या कंसंट्रेशन के टर्म्स में करते हैं। किस टर्म्स में करते हैं? मोलारिटी के टर्म्स में करते हैं। इन्हीं टर्म्स में हम करते हैं। तो इसी तरह हम रेट को भी डिफाइन करते हैं। जैसे आलू हम लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि क्या रुपी किलो है ना। किलो के हिसाब से हम उसे लेते हैं। अगर हम केले लेने जाते हैं तो डजन के हिसाब से लेते हैं। ऐसे जब हम रिएक्शन की बात करेंगे तो इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा कि सपोज करो कोई ए है, जैसे हमारे यहाँ पर एक रिएक्टेंट ए है और हमें रिएक्टेंट के हिसाब से उसका रेट निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है, किस तरह जा रही है। तो हम क्या करेंगे, इस ए का जो कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे था उस टाइम पे, और किसी एक दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे, तो दोनों का चेंज ले लेंगे कितना टाइम है, और उस टाइम पर इन दोनों की रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन है ए रिएक्टेंट का, उस पर देख लेंगे और हमें इस तरह मिल जाएगा। तो एक बहुत जाना पहचाना सा आपको रेट ऑफ रिएक्शन को मिलेगा, जिसे हम कभी कभी आपको मिलेगा ROR। ये होता है डेल्टा ऑफ ए डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ टी, और इसका मल्टीप्लाई करें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बना है, इसे बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बेसिकली यही है। इसको अगर हम थोड़ा उसमें लिख लें तो चेंज इन कंसंट्रेशन of any reactant या प्रोडक्ट, अपॉन टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सेम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यही बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन है, और इसी तरह रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करते हैं। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहें तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि चेंज इन कंसंट्रेशन हम निकालते हैं बेसिकली मोलारिटी में, ठीक है। और ये होता है टाइम। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का तो कोई होता नहीं, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। मोलारिटी होता है बेसिकली मोल पर लीटर पर टाइम। तो इसकी जो यूनिट निकल के आती है ये होती है मोल पर लीटर पर
सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड होगी। तो इस तरह आपको रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये डिफाइन कई के तरीके से वो देखिए आपको एक मिलेगा रेट ऑफ अपीयरेंस, एक मिलेगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। लेकिन उससे पहले हम डिफाइन कर लें आर ओ आर, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सबके हिसाब से। तो अगर हम ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है उसके हिसाब से देखें तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इंटू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब अगर आप एक चीज़ ध्यानपूर्वक देखें तो अगर हम यहाँ पर इसका t इज इक्वल टू 0 पे अगर इसका a मोल था और t इज इक्वल टू टी पे में देखूँ तो इसका कुछ सपोज करिए b मोल होगा। तो हमें ये सब पता है कि जो रिएक्टेंट है वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है सी और डी में। तो इसका जो हम अगर करेंगे जब चेंज निकालेंगे तो बेसिकली चेंज आएगा b माइनस ए। लेकिन b जो है वो ऐसे हमेशा छोटा होगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, कम हो रहा है, खत्म होता जा रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, c के फॉर्म में। तो b माइनस से क्या होगा, छोटा होगा, इस वजह से हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। हम जब भी कभी रिएक्टेंट की बात करेंगे उससे निकालेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो इस वजह से हम यहाँ डेल्टा की जगह पर माइनस लगा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेम केस डेल्टा ऑफ बी डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ टी एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए एंड हियर इज बी। नेक्स्ट सी के लिए चेंज जो होगा वो सब इनिशियल टाइम पे तो 0 होगा लेकिन इस टाइम पे आते आते कुछ हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी into stoichiometric coefficient of C and delta D delta T into stoichiometric coefficient of D। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस तरीके से हम रेट ऑफ रिएक्शन आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन 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 आपको जनरली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछा जाता होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जाता है और इसी तरीके से जेईई मेंस और बोर्ड एग्जामिनेशन सब में आता है। तो समझने वाली बात है क्या है, अगर हमें C का कंसंट्रेशन चेंज दिया है तभी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। अगर हमें D का कंसंट्रेशन चेंज दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी कैन फाइंड आउट D का भी। लेकिन अगर हमें रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस पूछा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम ROD ऑफ A निकालें तो ये होता है माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T इंटू, देखो V नहीं होगा यहाँ पे, और इसी को बोला जाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अगर आर ओ डी ऑफ बी निकालने को बोला जाए तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी एंड आर ओ ए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इज सॉरी हियर डेल्टा बी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी एंड सिमिलरली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी एज वेल। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसको यहाँ देखें तो इसको हम लिख सकते हैं आर ओ आर इज इक्वल्स टू आर ओ डी डी ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर ओ डी ऑफ बी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी, आर ओ ए ऑफ सी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, आर ओ ए ऑफ डी एंड अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। तो हम इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ वेरी इजी। अब ध्यानपूर्वक समझिए और यही इतना ही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो अपन बाद में देखेंगे, किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट होता है ना, रिएक्टेंट के उस पे है, टेम्परेचर पे है, कैटलिस्ट पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर अफेक्ट होता है। लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए पूछा जाता है वो जनरली हमें 1-2 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में और 4 मार्क्स का सीधा सीधा जेईई मेंस में आपको मिल जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है जिससे हम सीख सकते हैं, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सिर्फ इतना आपको देखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनीथिंग और चेंज इन कंसंट्रेशन इन व्हाट, मोल पर लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन हम जनरली किस में लेते हैं, मोलारिटी में लेते हैं, अपॉन टाइम कर देना है और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर देना है उसी से। इस वजह से आप इस तरीके से आपका निकल जाएगा। सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। So the first question is, here is a question, for a reaction 2 times of A plus half of times of B is converting into 3 times of B if
rate of disappearance of A is 1.6 into 10 raised power minus 2 mole per liter per second, then find out first rate of disappearance of B, second rate of appearance of C, and third रेट ऑफ रिएक्शन। पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए। उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिया होगा। तो पहले अपन देखते हैं ROD ऑफ B। ठीक है, हमें निकालना है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर हमें कोई रिएक्शन मिले, जैसे हमें इस तरह की रिएक्शन मिले, तो सीधा आपको करना क्या है, सीधा आप जो रेट ऑफ रिएक्शन वाला फॉर्मूला है ना, उससे सीधा लिख लीजिए, बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो ROR इज इक्वल्स टू, ये होगा ROD ऑफ A अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ROD ऑफ B अपॉन 1/2 इज इक्वल्स टू ROA ऑफ C अपॉन वॉट 3। इस तरह हम निकाल सकते हैं। हमें ROD चाहिए, हमें ROA चाहिए, राइट, और ROR चाहिए। ईजिली निकल जाएगा। अगर हम पहला वाला देखें तो पहले वाले के लिए हमें ROD ऑफ A पता है, तो इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, आराम से सॉल्व कर देंगे। ROD ऑफ A इज गिवन 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ROD ऑफ B इज 1 अपॉन 2। तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं ROD ऑफ B इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 अपॉन 4। इस तरह हमारा निकल जाएगा। तो ये निकलेगा 0.4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2। देखने में ना अच्छा लग रहा हो तो इसे 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 कर लीजिए। अगर बायोलॉजी वालों को ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह हो रहा है, तो देखिए ये जो 2 है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 आएगा तो 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, होता है समटाइम, इट हैपन्स, क्योंकि बायोलॉजी वालों को पढ़ाते पढ़ाते इतना तो आइडिया होता ही है। चलिए, अब वी हैव ROA ऑफ C, राइट। We'll take anyone, like we can take this, we can take this and this as well। तो हमें जिससे भी आप निकालना चाहे वो निकाल लें। तो ROA ऑफ C इज अपॉन 3 इज इक्वल्स टू ROD ऑफ B अपॉन, ये इसे अपॉन ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए आप सोच रहे हैं कैसे किया। देखिए आप एक चीज़ समझना है हमें क्वेश्चन करने से पहले ही, कि इन सब से जो जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट हैं, इन सब से अगर हम देखें तो इन सब से एक चीज़ रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम निकालें तो सबका चेंज जो है, सब कंसंट्रेशन का जो चेंज है एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल टाइम, वो इक्वल होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हम सबसे निकाल सकते हैं। इसी वजह से हमने ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है, और यही आपको करना है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बस ये इजी हो जाएगा। ROA ऑफ C इज इक्वल्स टू ROD ऑफ B इज 4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 multiplied by 2 and multiplied by 3. So it will become 6 4 is 24 into 10 raised power minus 3. We can write it as 2.4 into 10 raised power minus 2, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीका है, और इसी तरह आप लिखिएगा ROA of C। एंड द थर्ड वन इज ROR इज, ये तो सबसे आसान है, किसी से भी डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 2.4 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2, मैंने लास्ट वाली इक्वेशन ली है ROA ऑफ C अपॉन 3। सो इट विल कम 0.8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2। सो दिस इज दैट मच ईजी, यू कैन ईजिली सॉल्व इट। और ये आप अगर देखेंगे तो 0.8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2 सब जगह पे आएगा, तो इसी वजह से आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज we have next question is for a reaction N2 plus 3H2 gives out 2NH3। आपने देखा होगा, हैबर प्रोसेस है। if ROD of N2 is 28 gram per hour, then find out ROD of H2 and ROA of NH3 and ROR। ये इतनी चीज़ें आपको फाइंड करनी। पॉज करिए और फाइंड करिए। उम्मीद करते हैं आपने फाइंड किया होगा, नहीं किया होगा तो देखते रहिए, इतने काहे लें, किया तो होगा ही नहीं। चलिए ठीक है,
ध्यान देने वाली बात ये है, जहाँ पर आर ओ डी ऑफ एन टू जो है वो किस तरीके से दिया है वो आपको देखना। अगर ये आपको दिख गया तो ये समझ लीजिए कि इसी तरीके का क्वेश्चन आपको जे वगैरह में कंपटीशन वगैरह में मिलते हैं। थोड़ा सा सोचने के लायक, वो जो पहले वाला था वो तो बोर्ड टाइप था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर करेंगे। और सोचिए थोड़ा सा, यहाँ पर दिया है 28 ग्राम पर आर, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर पर सेकंड या टाइम। यहाँ आर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तब आपको यहाँ निकालना है, और यहाँ पर एक और चीज़ में से इन ग्राम पर सेकंड ये निकालना है हमने। बहुत अच्छी बात है भाई। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक ग्राम दिया है, अगर हम इसे चाहें तो मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। विच व्हाट फार्मूला वी न्यू n इज इक्वल्स टू, दैट इज मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो किसका मोलर मास लगाना है हमें? n2 का लगाना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो पूरी लिखते हैं वो लिख लें, आर ओ डी ऑफ n2 अपॉन वॉट 1, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। आर ओ डी ऑफ वॉट h2 अपॉन 3, आर ओ ए ऑफ NH3 अपॉन 2। किसी से इजिली हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, आर ओ डी ऑफ H2। हमें आर ओ डी यहाँ पर दिया नहीं है, ग्राम दिया है, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे फर्स्टली मोल में। मोल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। तो N2 है तो N2 का मोलर मास होता है 28 करेक्ट। तो इट विल बिकम 28 अपॉन 28, और कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकंड। ये बात ध्यानपूर्वक अगर आपको समझ में आ रही होगी। और हमसे ये जो पूछा है ये ग्राम पर सेकंड में पूछा है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कायदे से देखना। तो ये सॉरी पर आर होगा। तो यहाँ अगर हम आर ओ डी ऑफ H2 लिखते हैं तो ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड में, लेकिन हमें किस में चाहिए? ग्राम में चाहिए। तो ग्राम में चाहिए तो हम क्या करें, जो मोल है इसको मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से, दैट इज इक्वल टू W, यही ग्राम आ जाएगा। तो हम H2 का मोलर मास होता है 2, H2 का मोलर मास होता है 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ROD से, तो ये बन जाएगा ROD ऑफ H2 इन वॉट ग्राम पर सेकंड। लेकिन बात वही है, सेम है, तभी ये बराबर है अपॉन 3। यह आएगा ग्राम, अभी तो आ रहा है, अभी सेकंड कर लेंगे, लेकिन हम ग्राम पर सेकंड में चाहिए तो ग्राम पर सेकंड लगा लेंगे। ठीक है, इन्हीं दो इक्वेशन को पहले रखते हैं, अगला वाला आपके लिए कर ही लेंगे। अब ये R है, बहुत अच्छी बात है। इधर देखते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मतलब एक घंटे को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें सेकंड में तो इट विल बिकम 3600 सेकंड। तो इसे हमें एक घंटे से किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 हो जाएगा कट पट के, तो ये बचेगा 1/360 3600। ठीक है, ये 3 इधर आ जाएगा, अपॉन 2 बन जाएगा, और ये ROD ऑफ H2 बन जाएगा आपका किसमें? ग्राम पर सेकंड में। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ये बहुत अच्छा, तो बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया सोचना समझना। और इसी तरीके देखिए यूनिट का जो महत्वता है बहुत बहुत ज़रूरी है, और इस यूनिट के महत्व से आपको समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। खासकर मोल का तो आइडिया आपको जितना अच्छा होगा उतना बेहतर आपके लिए, आगे वाली लाइफ आपकी आसान हो जाएगी। So thank you very much. We'll meet in the next session to understand the other concept. Thank you.